अगस्त 2005, फोर्टालेजा शहर, ब्राजील। सोमवार की एक साधारण सी सुबह, जो कुछ ही मिनटों में इतिहास की सबसे हैरान कर देने वाली सुबहों में बदलने वाली थी। बैंक का एक वरिष्ठ अधिकारी रोज की तरह तिजोरी तक पहुंचा। उसने भारी दरवाजे का लॉक खोला। दरवाजा धीरे धीरे खुला और अगले ही पल उसके कदम वहीं थम गए। उसके सामने जो था उस पर यकीन करना नामुमकिन था। कमरा पूरी तरह खाली था, न कोई आवाज, न कोई हलचल, बस एक डरावना सन्नाटा। जहां कुछ दिन पहले तक अलमारियां नोटों के बंडलों से ठसाठस भरी थीं, वहां अब सिर्फ खाली रैक खड़े थे। ठंडी कंक्रीट की फर्श, एक कोने में पड़ा सफाई का सामान और चारों तरफ फैला हुआ अजीब सा खालीपन। कुछ सेकंड तक वह आदमी पत्थर की तरह वहीं खड़ा रहा, जैसे उसका दिमाग समझ ही नहीं पा रहा हो कि आखिर हुआ क्या है। फिर अचानक वह घबराकर बाहर की ओर भागा। कुछ ही मिनटों में पूरे बैंक में अफरा तफरी मच गई। तुरंत पुलिस को खबर दी गई। थोड़ी देर में पुलिस की गाड़ियां पहुंच गईं। पूरी बिल्डिंग सील कर दी गई। बड़े बड़े अधिकारी अपनी मीटिंग्स छोड़कर मौके पर बुलाए गए। लेकिन असली सवाल अब भी हवा में तैर रहा था। इतनी भारी भरकम तिजोरी आखिर खाली हुई कैसे? पुलिस ने पूरी इमारत छान मारी। कोई ताला नहीं टूटा था, कोई खिड़की नहीं टूटी थी, कोई अलार्म नहीं बजा था, कोई कैमरा नहीं टूटा था। सुरक्षा सिस्टम में सब कुछ ठीक दिख रहा था, जैसे पैसे खुद ही उठकर चले गए हों। तभी एक गार्ड ने कुछ देखा। तिजोरी के फर्श के बीच में एक जाली थी, बिल्कुल छोटी सी, जरा सी। उसने नीचे झुककर वह जाली उठाई, टॉर्च जलाई और नीचे देखा, और वहीं जम गया। नीचे एक सुरंग थी, लकड़ी के ढांचे से बनी हुई, एकदम साफ सुथरी, उत्तर पूर्व की तरफ अंधेरे में जाती हुई। पुलिस वाले एक एक करके उस सुरंग में उतरने लगे। करीब 1 मिनट तक वे उस अंधेरे में रेंगते रहे। दीवारें तंग थीं, मिट्टी की गीली सी बू आ रही थी। और फिर वे एक छोटे से कमरे में निकले। वह एक मकान था, बैंक से 2 ब्लॉक दूर। वह मकान बिल्कुल खाली था। सामने के दरवाजे पर एक साइन बोर्ड झुका हुआ था, ग्रामा सिंथेटिका लैंडस्केपिंग का काम, यानी एक नकली कंपनी थी। ब्राजील के सेंट्रल बैंक के तिजोरी तक एक 80 मीटर लंबी सुरंग बनी हुई थी। चोरी हुए थे 1,64 मिलियन रियाल, मतलब करीब 700 करोड़ रुपए। यह ब्राजील के इतिहास की सबसे बड़ी डकैती थी। अब पुलिस के सामने एक ही सवाल था, किसने की यह चोरी? लेकिन यह समझने के लिए हमें कुछ महीने पीछे जाना होगा। फरवरी 2005 की बात है। फोर्टालेजा का एक मिडिल क्लास इलाका। एक किराने की दुकान के पास चाय की एक छोटी सी टपरी थी। वहां 2 आदमी बैठे थे। एक का नाम था जुसिवान एल्वेस डॉस सैंटोस। फोर्टालेजा की गलियों में लोग उसे अलेमाओ कहते थे। लेकिन यह आदमी ब्राजील के सबसे खतरनाक इलाकों में पला बढ़ा था। वह पुरानी कारों का सौदा करता था, कागजों में। असल में वह बड़े बड़े सपने देखता था, और उन सपनों को पूरा करने के लिए वह कुछ भी करने को तैयार था। उसके सामने बैठा दूसरा आदमी और भी खास था। उसका नाम था मोइसेस तेइशेरा दा सिल्वा। लोग उसे टाटुजाओ कहते थे, मतलब बड़ा आर्माडिलो। ये नाम बेवजह नहीं था। ये आदमी जमीन के नीचे काम करने का माहिर था। साल 2001 में यह साओ पाउलो की कारंदीरू जेल में बंद था। 25 साल की सजा काट रहा था। उस जेल से भागने का रास्ता उसने खुद बनाया था, एक सुरंग। 100 से ज्यादा कैदी उस सुरंग से निकले थे। मोइसेस भी उनमें से एक था। जेल से निकलने के बाद उसने उससे भी बड़ा काम किया। साल 2004 में उसने रिबेराओ प्रेटो नाम के शहर में एक बैंक लूटा था। वही तरीका, सुरंग। वह सफल रहा था। इस बार वह उससे भी बड़ा कुछ सोच रहा था। अलेमाओ और मोइसेस ने चाय पी और बात शुरू हुई। ब्राजील का सेंट्रल बैंक, फोर्टालेजा शाखा। अलेमाओ ने मेज पर फोर्टालेजा शहर का एक नक्शा रखा। उसने एक इमारत पर उंगली रखी, ब्राजील का सेंट्रल बैंक, रुआ पाउलो फ्रेire शाखा। फिर उसने 2 ब्लॉक दूर एक गली पर उंगली रखी, रुआ 25 दे मार्सो। मोइसेस ने नक्शा देखा, दूरियां नापी, इमारत का हाल देखा और धीरे से मुस्कुराया। यह काम हो सकता था, लेकिन यह काम अकेले उन दोनों से नहीं हो सकता था। इसके लिए पूरी एक टीम चाहिए थी। और सबसे पहले चाहिए था कोई ऐसा आदमी जो बैंक के अंदर की हर बात जानता हो। तिजोरी की बनावट, गार्डों की ड्यूटी, कैमरों के अंधे कोने, और सबसे जरूरी बात, तिजोरी का फर्श किस चीज का बना है। अलेमाओ मुस्कुराया। उसके पास वह आदमी पहले से था। उसका नाम था ड्यूसिमार नेव्स क्वेरोज, ब्राजील के सेंट्रल बैंक का गार्ड। कई सालों से वह उसी बिल्डिंग में काम कर रहा था। वह बिल्डिंग की हर सांस जानता था।
उसने पूरी जानकारी दे दी, किस दरवाजे पर कितने बजे गार्ड बदलता है, किस कैमरे का एंगल कहां तक जाता है, तिजोरी के फर्श की मोटाई कितनी है, और सबसे जरूरी बात, सप्ताहांत में बिल्डिंग कितनी खाली रहती है। इसी जानकारी ने पूरी योजना की नींव रखी। अब चाहिए था पैसा। सुरंग खोदना सस्ता काम नहीं था। घर किराए पर लेना, सामान खरीदना, 25 लोगों को महीनों तक खाना खिलाना, यह सब करने के लिए बहुत सारा पैसा चाहिए था। और वह पैसा लाया एक तीसरे आदमी ने, लुइस फर्नांडो रिबेरो। लोग उसे फर्नांडिन्हो कहते थे। यह आदमी ब्राजील के सबसे खतरनाक गिरोह पीसीसी से जुड़ा हुआ था। उसका काम था पैसे का इंतजाम करना, ड्रग्स के धंधे से कमाया हुआ पैसा, काला धन, जो पैसा बैंक में नहीं रखा जा सकता था। तो फर्नांडिन्हो ने सोचा, अगर पैसा बैंक में नहीं रख सकते तो बैंक को ही लूट लो। उसने पूरे ऑपरेशन के लिए पैसे लगाए और बदले में उसने मुनाफे का बड़ा हिस्सा मांगा। 3 आदमी थे, अलेमाओ, मोइसेस, फर्नांडिन्हो। एक था योजनाकार, एक था दिमाग और एक था बैंकर। अब असली तैयारी शुरू हुई। अगला कदम था एक सही घर ढूंढना, ऐसा घर जो बैंक से इतना करीब हो कि सुरंग बन सके और इतना साधारण हो कि किसी को शक न हो। फरवरी 2005 में अलेमाओ ने रुआ 25 दे मार्सो की एक गली में एक मकान देखा। 2 कमरे थे, एक गैराज था, एक सामने गेट था। मकान मालिक ने पूछा, यहां क्या करोगे? अलेमाओ ने मुस्कुराते हुए कहा, बागवानी का काम शुरू कर रहे हैं, सामान रखने की जगह चाहिए। मकान मालिक ने 3 महीने का किराया नकद लिया, चाबियां दे दी और चला गया। अगली सुबह टीम अंदर आई। उन्होंने एक बोर्ड लगा दिया, ग्रामा सिंथेटिका लैंडस्केपिंग का काम। गैराज में फावड़े भर दिए, बीज की बोरियां रख दी, कृत्रिम घास के रोल सजा दिए। सामने एक सफेद वैन खड़ी कर दी। गली से देखने पर बिल्कुल एक साधारण छोटा सा काम दिखता था। मेहनत से गुजर करने वाले लोग। पड़ोसियों ने यही सोचा, हाथ हिलाया, नमस्ते की। कभी कोई सवाल नहीं किया। लेकिन घर के अंदर कुछ और ही हो रहा था। उन्होंने पिछले कमरे की फर्श की टाइलें उखाड़ दी और खुदाई शुरू हो गई। पहले ही दिन एक समस्या आ गई। जमीन के नीचे की मिट्टी बहुत सख्त थी, घनी दबी हुई चिकनी मिट्टी जिसमें टूटी चट्टानें मिली हुई थीं। उनके औजार लगभग बेकार थे। पहले दिन की तरक्की को सेंटीमीटर में नापा गया। मोइसेस ने तुरंत फैसला किया, भारी मशीनें चाहिए थीं, वायवीय ड्रिल चाहिए थीं, मजबूत खुदाई वाले सिरे चाहिए थे। अलेमाओ ने बिना झिझक मंजूरी दे दी। इस काम में जल्दबाजी नहीं चल सकती थी। जमीन के नीचे एक छोटी सी गलती का मतलब सिर्फ देरी नहीं होती, उसका मतलब होता है लोग जिंदा दफन हो जाएं। पहले हफ्ते के अंत तक उन्होंने 3 मीटर गहरा एक सीधा गड्ढा खोद लिया था। दीवारों पर लकड़ी के बीम लगा दिए थे और अब वे क्षैतिज दिशा में मुड़ गए, 80 मीटर उत्तर पूर्व की तरफ, सीधे बैंक की तरफ। अब रोज की एक दिनचर्या बन गई। 2 आदमी सुरंग के आगे वाले हिस्से में काम करते, एक मशीन चलाता, दूसरा मिट्टी बाल्टियों में भरता। वे बाल्टियां ऊपर आती, मिट्टी वैन में जाती और वह सफेद वैन रात के अंधेरे में शहर के निर्माण स्थलों पर जाकर मिट्टी उड़े लाती, ऐसी जगहें जहां किसी को मिट्टी के ढेर पर कोई सवाल न होता। हर रात करीब 1 टन मिट्टी बाहर निकलती थी। पड़ोसियों ने सब देखा, लेकिन उन्होंने सोचा, बागवानी का काम है, मेहनत वाला धंधा। सुबह जल्दी उठते हैं, रात देर तक काम करते हैं। उन्होंने हाथ हिलाया और अपने काम से काम रखा। जमीन के अंदर की दुनिया कुछ और ही थी। लगभग सपाट लेटकर काम करना पड़ता था। सुरंग इतनी तंग थी कि कंधे मुश्किल से फिट होते थे। हवा पतली थी, गर्म थी, भारी थी। गीली मिट्टी की बू आ रही थी। सिर पर बंधी हेडलाइट की किरण ही एकमात्र रोशनी थी। हर कुछ मीटर पर खुदाई रोकनी पड़ती थी। लकड़ी का नया ढांचा लगाना पड़ता था। तख्ते दीवारों से टिकाए जाते थे, ऊपर तिपाई लगाई जाती थी। यही एक चीज थी जो उन्हें अलग कर रही थी। उनके सिर के ऊपर पूरे शहर का भार था। वे पीवीसी पाइप के जरिए सांस लेते थे। ये पाइप ऊपर बेडरूम में लगे एक छोटे पंखे से जुड़े थे। बस इतनी सी हवा थी, किसी को बेहोश होने से बचाने के लिए। वे हर रात ऐसा करते, महीनों तक। मार्च के आखिर तक 40 मीटर की खुदाई हो चुकी थी। आधा रास्ता पूरा हो गया था, लेकिन सुरंग के अंदर का माहौल बिगड़ने लगा था। थकान वैसी थी जो एक रात की नींद से नहीं जाती। शिफ्ट को लेकर बहसें होने लगीं। कौन ज्यादा काम करता है, कौन कम, इसे लेकर झगड़े बढ़ने लगे। खुदाई की रफ्तार पर बहसें होने लगीं और इस सारे शोर शराबे के बीच एक डर हर पल उनके साथ मौजूद रहता था।
कि सुरंग की कमजोर छत किसी भी क्षण भरभरा कर उनके ऊपर गिर सकती है। एक शाम अलेमाओ ने सबको बुलाया। उसने कोई उपदेश नहीं दिया, कोई धमकी नहीं दी। उसने बस एक काम किया। उसने एक कागज पर एक हिसाब लिख दिया। 1,64,000,000 रियाल, 25 हिस्से। एक आदमी का हिस्सा था 6.5 मिलियन रियाल। इतना पैसा कि हर एक कर्ज माफ हो जाए, हर एक समस्या हल हो जाए। इतना पैसा कि जिंदगी में दोबारा किसी के सामने हाथ न फैलाना पड़े। टीम ने औजार उठाए और वापस काम पर लग गई। अप्रैल 2005, 55 मीटर का निशान। पहली असली आपदा आई, पानी। सुरंग की एक दीवार से पतली पतली धाराएं रिसने लगीं। एक पुरानी पाइपलाइन थी, उसी के समानांतर। नीचे की मिट्टी कुछ ही घंटों में फिसलन भरी कीचड़ में बदल गई। मोइसेस ने तुरंत फैसला किया, रास्ता बदलना होगा। कोण थोड़ा मोड़कर पाइप के चारों तरफ से घूमकर जाना होगा। सुरंग 2 मीटर और लंबी हो गई, लेकिन जान बच गई, क्योंकि अगर वह पाइप फट जाती तो कुछ ही घंटों में ऊपर सड़क पर पानी आ जाता। नगर निगम की टीमें आती, खुदाई होती, सुरंग मिल जाती और सब खत्म हो जाता। मोइसेस आगे बढ़ता रहा। 67 मीटर पर एक और मुसीबत आई। ड्रिल अचानक रुक गई। मोइसेस ने टॉर्च ली और आगे रेंग कर गया, और जो देखा उसने सुरंग में सन्नाटा ला दिया। सीधे उनके रास्ते के पार क्षैतिज खड़े हुए, इंसुलेशन में लिपटे हुए, धीरे धीरे गुनगुनाते हुए भूमिगत बिजली के तार। यह नगरपालिका की मुख्य बिजली लाइनें थीं, जो फोर्टालेजा के एक बड़े हिस्से को बिजली देती थीं। एक गलत कदम, एक गलत तार और आधे शहर की बिजली गुल हो जाती। कुछ ही मिनटों में इमरजेंसी टीमें आती, तारों की मरम्मत करते हुए उन्हें सुरंग मिल जाती। मोइसेस 3 घंटे तक उस तंग जगह में बैठा रहा। टॉर्च की रोशनी तारों से कुछ इंच दूर, बिल्कुल स्थिर। उसने हर लाइन को पहचाना। कौन सी लाइन सक्रिय है, कौन सी बैकअप में है, कहां से काटने पर कोई असर नहीं होगा। फिर नंगे हाथों से ब्रैकेट की मदद से पूरी सटीकता के साथ उन्होंने केबल को दीवार के सहारे खिसकाया। रास्ता साफ हुआ, लाइनें सही रहीं और सुरंग आगे बढ़ी। अप्रैल के आखिर में 76 मीटर की खुदाई हो चुकी थी। ठीक सामने था ब्राजील के सेंट्रल बैंक की बाहरी नींव। 4 फीट मोटी पक्की कंक्रीट थी, ऊपर से नीचे तक ठोस। यह सबसे कठिन चरण था पूरी प्रक्रिया का। उन्होंने डायमंड कोर ड्रिल बिट्स मंगवाई, औद्योगिक सामान, बहुत महंगा, जो सिर्फ कंक्रीट काटने के लिए बनाया जाता है। अब उन्हें इंतजार करना था। वे सिर्फ सप्ताहांत की रातों में काम करेंगे, जब बैंक बंद हो, जब शहर का शोर ड्रिल की आवाज को थोड़ा ढक सके। तो वे रुके और इंतजार करते रहे। शनिवार 6 अगस्त 2005, रात के 11 बज रहे थे। टीम उस घर के अंदर जमा हुई थी। कोई जश्न नहीं था, कोई भाषण नहीं था। अलेमाओ ने बस 3 बातें कहीं। ध्यान से काम करो, चुपचाप काम करो, कोई गलती नहीं। 4 आदमी सुरंग में उतरे। डायमंड ड्रिल, छेनी, टॉर्च, खाली थैले। वे पूरे 76 मीटर चुपचाप रेंगते रहे जब तक नींव नहीं आई। मोइसेस ने ड्रिल का निशान लगाया, बिल्कुल बीचों बीच, तिजोरी के फर्श के ठीक नीचे, और ड्रिल शुरू हो गई। मिट्टी के कई मीटर नीचे भी हीरे के टुकड़े के कंक्रीट में घिसने की आवाज गूंजती थी, जैसे कोई चीज टूट रही हो। वे 30 मिनट ड्रिल करते, फिर रुकते, सुनते। ऊपर से कुछ नहीं, कोई अलार्म नहीं, कोई कदमों की आहट नहीं, और आगे बढ़ते। रात के 2 बज गए। 45 सेंटीमीटर अंदर। सुबह के 4 बजे ड्रिल अचानक धंस गई। बिटबैके एक झटके के साथ हवा में निकल आई, और ठंडी हवा का एक झोंका उस छेद से अंदर आया। कई दिनों से बैंक के तहखाने में बंद हवा, अलग तापमान, अलग बू, किसी और जगह की गंध। वे नींव के पार आ गए थे। मोइसेस ने हथौड़ा और छेनी उठाई। धीरे धीरे, सावधानी से कंक्रीट का हर टुकड़ा वापस सुरंग में सरकाया गया, ताकि ऊपर कुछ गिरकर आवाज न हो। सुबह के 6 बजे छेद इतना बड़ा हो गया कि एक आदमी निकल सके। एक आदमी ऊपर चढ़ा, खुद को खींचकर बाहर निकाला और तहखाने के फर्श पर लुढ़क गया। एक पल वहीं पड़ा रहा, सांसें संभालता हुआ, फिर खड़ा हुआ। उसने टॉर्च से कमरे का जायजा लिया। कंक्रीट की दीवारें, स्टील के रैक, एक कोने में सफाई का सामान, एक आम उपयोगिता तहखाना। हर बड़ी इमारत में होता है,
जिसके बारे में कोई कभी सोचता नहीं। फिर उसकी नजर ऊपर गई। एक स्टील की जाली थी, बस यही तिजोरी का फर्श था। उसने नीचे इशारा किया, लेकिन वे अभी हिल नहीं सकते थे। बाहर आसमान धुंधला होने लगा था। शनिवार की सुबह थी। बैंक सुबह 9 बजे खुलता है। सुरक्षाकर्मी पूरे दिन मौजूद रहेंगे। उन्हें इंतजार करना था पूरा शनिवार, पूरी शनिवार की रात, जब तक बैंक सप्ताहांत के लिए पूरी तरह बंद न हो जाए और उन्हें 48 घंटे का वह मौका न मिल जाए सोमवार सुबह खुलने से पहले। वे वापस सुरंग में उतरे, नींव के उसी छेद से 76 मीटर वापस उस घर तक जहां से यह सब शुरू हुआ था। अलेमाओ ने कहा, आराम करो, खाओ, अगर हो सके तो सो जाओ। आज रात हम सब कुछ ले जाएंगे। शनिवार की रात 10 बजे ब्राजील का सेंट्रल बैंक अपने दरवाजे बंद कर चुका था। सप्ताहांत की सुरक्षा टीम अपनी रूटीन में जुट गई थी। सभी दरवाजों की जांच, अलार्म पैनल सक्रिय, कैमरे चालू। एक सामान्य शनिवार की रात, एक ऐसी बिल्डिंग में जहां आज तक कोई गुस्सा नहीं था। 76 मीटर दूर 25 आदमी हरकत में आए, एक साथ नहीं बल्कि 5-5 के समूह में 10-10 मिनट के अंतराल पर। खाली डफल बैग, औजार, हेडलाइट्स, पानी की बोतलें। कोई कुछ नहीं बोला। पहली टीम सुरंग में घुसी, 76 मीटर रेंगते हुए तहखाने में और ऊपर तिजोरी की जाली के पास। उन्होंने बोल्ट खोले, जाली को सावधानी से उठाया, बिना आवाज किए और एक तरफ रख दिया। एक आदमी तिजोरी में चढ़ा और रुक गया। फर्श से छत तक स्टील की अलमारियां थीं, हर दीवार पर, और वह सब सीलबंद गत्ते के बक्सों से भरी हुई थीं। हर बक्सा नोटों के बंडलों से भरा था। 50 रियाल के असली नोट कसकर बंधे हुए, एकदम सीधी कतारों में। एक कमरे में इतना पैसा जितना ज्यादातर लोग पूरी जिंदगी में नहीं देखते। उसने नीचे इशारा किया, बाकी लोग चढ़ाए। एक बक्सा खोलो, डफल बैग में नोट भरो, बैग बंद करो और जाली के रास्ते नीचे सरका दो, तहखाने से सुरंग में। और फिर शुरू हुई एक मानव श्रृंखला। अंधेरे में 6 आदमी एक दूसरे को थैले देते थे। उन्होंने एक पुली सिस्टम भी बना रखा था, एक प्लास्टिक के ड्रम के साथ भारी बैगों को सुरंग में खिसकाने के लिए, बिल्कुल किसी फैक्ट्री की लाइन की तरह। शाफ्ट से ऊपर घर के अंदर, जहां 2 आदमी हर थैला लेते और दीवारों के सहारे ढेर लगाते, फिर वही क्रम दोहराते। आधी रात तक 50 बोरियां हो चुकी थीं, 10 मिलियन रियाल। सुबह 2 बजे तक 100 बोरियां, 20 मिलियन। मर्द बारी बारी से जगह बदलते, थके हुए हाथों की जगह नए हाथ आते। सुरंग में दम घुट रहा था। हवा पतली थी, कोई रोशनी नहीं थी, चारों तरफ धरती का दबाव था। कोई शिकायत नहीं थी, कोई नहीं रुका। सुबह 4 बजे तक 200 बोरियां हो चुकी थीं, 40 मिलियन। तभी सब कुछ लगभग खत्म हो गया। सुरंग के सबसे अंधेरे और सबसे तंग हिस्से में उस कतार के बीचों बीच एक आदमी रुक गया। आगे बढ़ते थैले रुक गए। उसके आगे वाले आदमी ने पीछे मुड़कर रोशनी डाली। कुछ गड़बड़ था। उस आदमी की आंखें खाली थीं, वह कहीं नहीं देख रहा था। उसकी सांसें तेज थीं, उथली थीं, हर सेकंड तेज होती जा रही थीं। ऐसा लग रहा था जैसे सुरंग की दीवारें उसके चारों तरफ सिकुड़ रही हों। कई महीनों की थकान, कई रातों का डर, सब एक साथ टूट गया था। उसने थैला गिराया और पीछे की तरफ रेंगने लगा, तेजी से। उसके पीछे वाले आदमी ने उसका हाथ पकड़ा, लेकिन उसने झटक कर छुड़ा दिया। उसका कंधा लकड़ी के बीम से टकराया और पूरा ढांचा हिल गया। छत से धूल की एक लंबी सूखी धार नीचे आई। सब जम गए। घोर अंधेरे में, घोर सन्नाटे में ऊपर धरती की आवाज सुन रहे थे। तभी मोइसेस की आवाज सुरंग में गूंजी, शांत, एकदम सपाट। कोई नहीं हिलेगा, दीवारें मत छुओ, किसी भी चीज को मत छुओ, ठीक जहां हो वहीं खड़े रहो। 30 सेकंड बीते। फिर धीरे धीरे एक एक निर्देश पर 2 आदमियों ने बीम को वापस जगह पर लगाया। दबाव जांचा, इंतजार किया, छत टिकी रही। घबराया हुआ आदमी घर पहुंचा, उसने वापस नीचे जाने से साफ इनकार कर दिया। अलेमाओ ने बहस नहीं की। एक आदमी गया, 24 अभी भी काम पर थे। श्रृंखला फिर से जुड़ी और थैले आगे बढ़ते रहे। रविवार की सुबह 6 बजे 300 थैले, 60 मिलियन रियाल। तिजोरी आधी खाली थी, लेकिन बाहर आसमान धुंधला हो चला था। मोहल्ले में चहल पहल शुरू हो रही थी। दिन में वैन का आना जाना एक ऐसा जोखिम था जो कोई नहीं उठाना चाहता था। अलेमाओ ने काम बंद किया। सूरज ढलने के बाद वापस आएंगे। टीम घर में बिखर गई। हर कमरा पहचान से परे था।
हर दीवार के सहारे थैलों का ढेर था, बिस्तरों पर, अलमारियों में, दालान के फर्श पर। 60 मिलियन रियाल एक किराए के मकान में, फोर्टालेजा की एक शांत गली में। और वह बैंक जहां से ये आया था अभी भी बेखबर था। रविवार 7 अगस्त 2005 रात के 10 बजे टीम वापस सुरंग में थी। पहली रात का डर जा चुका था। अब जो था वह डर से भी ज्यादा तीखा था, निश्चितता। वे इसे खत्म करेंगे। हर आदमी अपनी जगह जानता था, हर हाथ भरे हुए थैले का भार जानता था। 1 घंटे के भीतर वे वापस तिजोरी में थे। अलमारियां ठीक वहीं थीं, आधी खाली, इंतजार करती हुईं। उन्होंने एक एक शेल्फ साफ की, एक एक पंक्ति, नोटों के बंडल, सिक्कों के थैले, विदेशी मुद्रा का भंडार। पुलिस सिस्टम चलता रहा, मानव श्रृंखला चलती रही। आधी रात तक 50 और थैले, रात के 2 बजे तक 50 और। वह तिजोरी जो कभी इतनी भरी थी अब लगभग खाली थी। सुबह 3:30 बजे आखिरी बक्सा आखिरी शेल्फ से। एक आदमी रुका, बस उसे पकड़े रहा, एक पल के लिए। फिर उसने बक्सा खोला, नोट एक थैले में डाले और आगे बढ़ा दिया। सुबह 4 बजे आखिरी थैला घर पहुंचा। तिजोरी में खड़े लोगों ने एक पल के लिए कुछ नहीं कहा, बस खाली अलमारियों को देखते रहे, नंगे कंकरे के फर्श को, ऊपर जलती अकेली बत्ती को, जो उस कमरे पर चमक रही थी जिसमें अब कुछ नहीं बचा था। उन्होंने कर दिखाया था। 3 महीने जमीन के नीचे, 76 रातें चट्टान खोदते हुए, मिट्टी, पानी, बिजली के तार और अपना खुद का डर। 1,64 मिलियन रियाल, करीब 700 करोड़ रुपए, बिना एक गोली चलाए, बिना एक बूंद खून बहाए। एक आदमी ने कहा, चलो एक नोट छोड़ दें, यहां थे, इस पर दस्तखत कर दें। अलेमाओं ने उसे रोका। हम यहां कभी थे ही नहीं। वे जाली के रास्ते नीचे उतरे, तहखाने में, सुरंग में, और 76 मीटर वापस उस घर तक जहां से यह सब शुरू हुआ था। सोमवार की सुबह 6 बजे अलेमाओ अपनी टीम के सामने खड़ा था। 25 आदमी, गंदे, थके हुए, हमेशा के लिए बदले हुए। उसने धीरे से कहा, अलग अलग घर जाओ, अलग अलग रास्ते लो, खुद को साफ करो, पैसे मत खर्च करो, अपनी दिनचर्या मत बदलो, किसी को मत बताओ, अपने साथी को भी नहीं, न दोस्त को, न भाई को, बस चुप रहो, सब शांत होने का इंतजार करो, फिर हम पैसे बांट लेंगे। टीम शहर में निकल गई। एक एक करके, 2-2 करके घर में सन्नाटा छा गया। और 2 ब्लॉक दूर ब्राजील के सेंट्रल बैंक की एक तिजोरी में 3 घंटे बाद दुनिया बदलने वाली थी। सोमवार 8 अगस्त 2005 सुबह 9 बजे बैंक खुला। गार्डों ने सुबह की जांच की, कर्मचारी काम पर आए, सब कुछ सामान्य था। एक बड़े अफसर अपनी हफ्तावारी जांच के लिए तिजोरी की तरफ चले। उन्होंने तिजोरी का दरवाजा खोला और रुक गए। दरवाजे पर खड़े रहे काफी देर तक, फिर वे भागे। अगले 30 मिनट में पूरी बिल्डिंग लॉकडाउन हो गई। पुलिस बुलाई गई। बड़े बड़े अफसरों को बैठकों से उठाकर लाया गया। जांचकर्ताओं ने पूरी इमारत छानी, कुछ नहीं मिला। जबरदस्ती घुसने का कोई निशान नहीं था, कोई टूटा ताला नहीं था, कोई बजा अलार्म नहीं था, कोई टूटा कैमरा नहीं था। सुरक्षा सिस्टम पूरी तरह सामान्य सप्ताहांत दिखा रहा था, जैसे पैसा खुद चलकर चला गया हो। तब एक गार्ड ने तिजोरी के फर्श पर घुटने टेके। एक जाली थी, थोड़ी सी बेमेल। उसने उठाई, टॉर्च अंदर डाली और नीचे धरती के अंदर एक सुरंग फैली हुई थी, लकड़ी के ढांचे से बनी, बिल्कुल करीने से, उत्तर पूर्व दिशा में अंधेरे में जाती हुई। पुलिस सुरंग में घुसी, 1 मिनट से ज्यादा रेंगते हुए। तंग दीवारें, गीली मिट्टी की बू, और फिर वे निकले एक पिछले कमरे के फर्श में बने छेद से। एक छोटे से घर में, बैंक से 2 ब्लॉक दूर, खाली, बिल्कुल साफ। सामने के दरवाजे के पास एक झुका हुआ बोर्ड, ग्रामा सिंथेटिका। गैराज में बागवानी के कुछ औजार और कृत्रिम घास के रोल थे, जो इसलिए छोड़े गए क्योंकि वे कभी जरूरी नहीं थे। जांचकर्ताओं ने पड़ोसियों से पूछा। हाँ, वह लैंडस्केपिंग कंपनी थी। बढ़िया कारोबार था, हमेशा व्यस्त, सुबह जल्दी, रात देर तक। लोग विनम्र थे, शांत थे, अपने काम में मग्न थे। एक पड़ोसी ने बिल्कुल लापरवाही से कहा, जब भी वैन निकलती थी हमेशा भारी लगती थी, पीछे का हिस्सा दबा हुआ। हर रात एक आम रिहायशी सड़क पर 25 आदमी, कई महीनों तक, हर रात। वे ब्राजील के सेंट्रल बैंक के नीचे खोदी गई सुरंग से मिट्टी निकालते रहे। पड़ोसी उन्हें देखते थे। कभी कभी वे मुस्कुरा देते, कभी हाथ हिला देते, जैसे बस कोई सामान्य काम चल रहा हो।
किसी को अंदाजा नहीं था कि उनके पैरों के ठीक नीचे ब्राजील के इतिहास की सबसे बड़ी बैंक डकैती आकार ले रही थी। चोरी हो चुकी थी। पूरे देश की नजर फोर्टालेजा पर थी। बैंक सील हो चुका था, पुलिस मैदान में उतर चुकी थी और इतिहास की सबसे बड़ी डकैती की जांच शुरू हो चुकी थी। लेकिन जांच में जो भावना सबसे पहले उभरी वह सिर्फ गुस्सा नहीं थी, वह था विस्मय। ये किया किसने? उस सवाल का पहला ठोस जवाब लगभग 3 हफ्ते बाद मिला। जगह फोर्टालेजा की एक कार डीलरशिप कंपनी। दोपहर का समय था। एक आदमी शोरूम के अंदर आया। वो धीरे धीरे गाड़ियों के बीच चलता हुआ एक काली होंडा सिविक के सामने आकर रुक गया। टॉप मॉडल, चमकदार बॉडी, सारे फीचर। एक विक्रेता उसके पास आया। दोनों में बातचीत होने लगी। आदमी ने बिना मोलभाव के कहा, मुझे अच्छी लग रही है, मैं ले लूंगा। विक्रेता मुस्कुराया। आप भुगतान कैसे करेंगे? उस आदमी ने बिना कुछ कहे अपनी जैकेट में हाथ डाला, एक मोटा लिफाफा निकाला और मेज पर रख दिया। लिफाफे के अंदर थे 45,000 रियाल, एकदम नए करारे 100 रियाल के नोट, इतने सलीके से सजे हुए कि वे अब भी बैंक के बंडलों जैसे लग रहे थे। विक्रेता कुछ पल नोटों को देखता रहा, फिर उसने पूछा, इतना कैश कहां से आया? आदमी हल्का सा मुस्कुरा दिया। लॉटरी लग गई है। कागजी कार्रवाई हुई, दस्तखत हुए, हाथ मिलाए गए और कुछ देर बाद वह आदमी नई कार लेकर वहां से चला गया। लेकिन विक्रेता अपनी कुर्सी पर बैठा रहा। उसे कुछ ठीक नहीं लग रहा था, क्योंकि खरीदार खुश नहीं दिख रहा था, बल्कि घबराया था। बार बार उसकी नजर दरवाजे की तरफ जा रही थी। उसके हाथ जरूरत से थोड़ा ज्यादा तेज चल रहे थे। उसका व्यवहार इतना नियंत्रित था कि वह बनावटी लगने लगा था, जैसे कोई आदमी सामान्य दिखने की कोशिश कर रहा हो लेकिन सामान्य होना। और वह नकदी भी संदिग्ध लग रही थी। 100 रियाल के नए नोट सीधे बंडलों से निकले हुए, वैसी नकदी जो आमतौर पर किसी जेब या बचत खाते में नहीं होती, वैसी नकदी सीधे बैंक के भंडार से आती है। 3 हफ्ते पहले फोर्टालेजा में हर टीवी चैनल, हर अखबार इसी डकैती की खबर दिखा रहा था। विक्रेता ने कुछ सेकंड सोचा, फिर उसने फोन उठाया और पुलिस को कॉल कर दिया। कुछ ही घंटों में पुलिस ने गाड़ी का पता लगा लिया। खरीदार की निगरानी शुरू हुई। 3 दिनों के भीतर वह सुराग 2 और लोगों से जुड़ गया, पड़ोसी, साथी, एक ही गिरोह के सदस्य। पुलिस ने एक साथ 3 घरों पर छापे मारे। हर घर में नकदी थी, अभी भी ब्राजील के सेंट्रल बैंक की पट्टियों में, अभी भी क्रमबद्ध। तीनों को गिरफ्तार किया गया। तीनों ने एक ही जवाब दिया, वकील बुलाओ, कुछ नहीं बोलूंगा। फिर पुलिस ने एक सौदा पेश किया, सहयोग करो, नाम दो, हल्की सजा मिलेगी। इनकार करो तो पूरी सजा भोगो, क्योंकि सबूत पहले से मौजूद है। उन 3 में से एक ने 1 घंटे से भी कम समय में फैसला कर लिया और बोलना शुरू कर दिया। नाम, भूमिकाएं, ऑपरेशन की पूरी संरचना, सुरंग कैसे बनी, पैसा कहां गया और इस सब के केंद्र में कौन था? जुसिवान एल्वेस डॉस सैंटोस, अलेमाओ। सितंबर 2005। पुलिस के पास नाम था, लेकिन अलेमाओ कहीं नहीं था। वह 8 अगस्त की सुबह से हर दिन खबरें देख रहा था। उसने पुलिस की तलाश देखी, जांच शुरू होते देखी, पहली गिरफ्तारियां देखी और अगले नाम का इंतजार नहीं किया। उसने अपना हिस्सा लिया और ब्राजील छोड़ दिया। वह ब्राजील के अलग अलग राज्यों में घूमता रहा, जगह बदलता रहा, जड़ें नहीं जमाई। उसने पैसा रियल एस्टेट और बिजनेस में लगाया, बिना कोई निशान छोड़े। लेकिन पूरी तरह गायब होने से पुराने रिश्ते नहीं मिटते। उसका परिवार अभी भी ब्राजील में था, दोस्त थे। एक किराए के अपार्टमेंट में, एक अजनबी शहर में, सन्नाटे के अलावा कुछ नहीं था। आखिरकार उसने फोन करना शुरू किया। बहुत ज्यादा नहीं, लापरवाही से नहीं, बस इतना कि कोई जानी पहचानी आवाज सुन सके। लेकिन पुलिस उससे जुड़े हर नंबर पर नजर रखे हुए थी। जैसे ही किसी अनजान नंबर से कॉल आती, उन्हें पता चल जाता। टॉवर डेटा से लोकेशन मिल जाती। धीरे धीरे तस्वीर साफ होती गई। 2 साल तक अलेमाओ बचता रहा। फरवरी 2008, ब्रासीलिया शहर, एक टायर की दुकान। अलेमाओ अंदर था। तभी पुलिस ने दरवाजा खोला। उसने भागने की कोशिश नहीं की, बहस नहीं की, बस खड़ा रहा और इंतजार किया। उसे गिरफ्तार कर लिया गया। उस वक्त उसके पास जितनी भी संपत्ति थी, हवेलियां, पेट्रोल स्टेशन, रियल एस्टेट, सब जब्त हुआ। उस पर चोरी, आपराधिक षड्यंत्र, फर्जी दस्तावेज, मनी लॉन्ड्रिंग के मामले चले। कुल मिलाकर 35 साल से भी ज्यादा की सजा हुई। लेकिन अलेमाओ की कहानी सबसे अजीब नहीं थी। डकैती के बाद बस 2 महीने बीते थे।
अक्टूबर 2005 में फर्नांडिन्हो का अपहरण हो गया। किसने किया? किसी ने नहीं बताया। उसके परिवार ने 2 मिलियन रियाल फिरौती दी और फर्नांडिन्हो की लाश मिली डकैती से 2 महीने के अंदर। कोई गिरफ्तारी नहीं, कोई जांच नहीं, बस एक और नाम जो फोर्टालेजा की इस कहानी में खामोशी से गायब हो गया। और मोइसेस टाटू जाओ, वह आदमी जिसने सुरंग का दिमाग लगाया था, जिसके हाथों ने वह 80 मीटर खोदे थे, जिसने बिजली के तारों के बीच 3 घंटे बैठकर रास्ता निकाला था, उसे गिरफ्तार किया गया, उस पर मुकदमा चला और उसे 49 साल की सजा सुनाई गई। लेकिन साल 2011 में वह जेल से भाग गया, फिर से एक सुरंग से जो उसने खुद खोदी थी। उसके साथ 8 और कैदी निकले और मोइसेस फिर गायब हो गया। तब से आज तक उसका कोई अता पता नहीं है। वह आदमी जो 2 बार जेल से सुरंग खोदकर निकल चुका है, वह आज भी कहीं है। और बाकी पैसा? 1,64 मिलियन रियाल में से आज तक करीब 55 से 60 मिलियन रियाल ही बरामद हो पाए हैं। बाकी करीब 100 मिलियन रियाल आज भी लापता है। कहां गया? पुलिस को नहीं पता। कुछ पैसा उन्हीं अपहरणों में चला गया जो डकैती के बाद गिरोह के अपने सदस्यों पर हुए, क्योंकि जब किसी के पास इतना पैसा हो और वह किसी को बता नहीं सकता, तो शिकारी कहीं और से नहीं, अपनों में से ही निकलते हैं। और बैंक का वह गार्ड जिसने अंदर की सारी जानकारी दी थी, जिसके बिना यह पूरा ऑपरेशन पहले दिन ही नाकाम हो जाता, उसे भी गिरफ्तार किया गया। उस पर मुकदमा चला, उसे सजा हुई। और जिस बैंक में उसने इतने साल नौकरी की थी, उस बैंक ने उसकी पूरी जांच की, ताकि यह समझ सके कि भरोसे की आड़ में कितनी गहरी धोखाधड़ी कितने शांत तरीके से की जा सकती है। सुरंग को सील कर दिया गया, बैंक ने नई फर्शें बिछाई। यह थी ब्राजील के इतिहास की सबसे बड़ी डकैती। अगर आपको इस तरह की सच्ची और हैरान कर देने वाली कहानियां सुननी है, तो ट्रू क्राइम स्टोरी को अभी सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल दबाइए ताकि कोई भी वीडियो मिस ना हो। इस वीडियो को लाइक करें और अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करें जो सोचते हैं कि बैंक लूटा नहीं जा सकता। और नीचे कमेंट में बताइए, आपको क्या लगता है, क्या मोइसेस आज भी किसी सुरंग के अंदर है?